सोचो, तुम धरती से लाखों किलोमीटर दूर एक सुनसान ग्रह पर अकेले फंस गए हो। चारों ओर सिर्फ पत्थर, धूल और सन्नाटा। कोई आवाज नहीं, सिर्फ तुम्हारी सांसों की धड़कनें। ना परिवार, ना दोस्त, ना उम्मीद कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। लेकिन फिर भी तुम लड़ते हो, हर एक दिन, हर एक पल, क्योंकि तुम्हें यकीन है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हिम्मत और उम्मीद में छुपी है। ये है कहानी उस इंसान की जो अकेला रहकर भी हार नहीं माना, जिसने लाल ग्रह की बंजर जमीन पर हरियाली उगाई और पूरी दुनिया को सिखा दिया कि जब तक सांस चल रही है तब तक हार मानना मना है। क्विक फ्लिक्स रिकैप लेकर आया है द मार्शियन। सन 2035 मार्स की लाल जमीन पर हर्मीस नाम का स्पेसक्राफ्ट अपने क्रू के साथ 31 दिनों के मिशन पर पहुंचा था। दिन था 18वां और पूरी टीम एसिडेलिया प्लानिचिया नाम की जगह पर रिसर्च कर रही थी। बॉटनिस्ट मार्क मिट्टी के सैंपल ले रहा था। तभी सिस्टम ऑपरेटर बेद को कंप्यूटर से चेतावनी मिली, एक खतरनाक डस्ट स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने तुरंत सबको हैब यानी उनके रहने की जगह पर लौटने को कहा। मार्क और वैज्ञानिक एलेक्सा ने कहा, शायद हम इसे यहीं झेल सकते हैं, लेकिन कमांडर मेलिसा ने साफ शब्दों में आदेश दिया, यह तूफान हमारी जान ले सकता है, हमें तुरंत निकलना होगा। सबने अपने सूट पहने और जैसे ही दरवाजा खोला, तेज आंधी और धूल ने उन्हें झकझोर दिया। सब अपने अपने कदम संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे पीछे मार्कवन था ताकि दरवाजा बंद कर सके। तभी अचानक तेज हवाओं में सैटेलाइट डिश उखड़कर उड़ने लगी। सभी झुक गए, लेकिन बेचारा मार्क उतना तेज नहीं था। डिश सीधे उससे टकराई और वो अंधेरे में जा गिरा। कंप्यूटर ने तुरंत सूट ब्रेच का अलार्म दिया। स्कैनर पर न तो उसकी लोकेशन मिल रही थी और न ही उसके दिल की धड़कन। क्रू समझ गया, मार्क अब नहीं रहा। दिल पर पत्थर रखकर मेलिसा ने आदेश दिया, सब लोग एमएवी में बैठो, हमें निकलना होगा। आंखों में आंसू और दिल में गम लेकर क्रू ने मार्स को छोड़ दिया। धरती पर NASA के एडमिनिस्ट्रेटर टेडी सवॉर्डू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को बताया कि उनकी टीम एक साथी खोकर वापस आ रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तूफान थमने के बाद वही खोया हुआ मार्क धीरे धीरे होश में आया। उसका ऑक्सीजन स्तर खतरे की आखिरी हद तक पहुंच चुका था। एक धातु का टुकड़ा उसके सूट को आर पार कर चुका था। अजीब तरह से वही धातु का टुकड़ा उसके सूट की लीकेज को भी रोक रहा था। शायद इसी वजह से वह जिंदा था। टूटे फूटे कदमों से वो किसी तरह हैब तक पहुंचा। कांपते हाथों से उसने अपने शरीर से वह धातु निकाला। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घाव सिलने के बाद उसने कंप्यूटर पर वीडियो लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया। अगर मैं यहां से जिंदा ना निकल पाया तो यह मेरी आखिरी कहानी होगी। उसका मन टूटा हुआ था। 4 साल तक अगला मिशन आने वाला था और उसके पास इतना खाना तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब उसने अपने साथियों की तस्वीरों को देखा, उनके सामान को समेटा, तो उसके दिल ने कहा, नहीं, मैं यहां मरने वाला नहीं हूं। उसने हैब में रखा सारा खाना गिना। थैंक्सगिविंग के लिए बचाए गए आलू देखकर उसके दिमाग में उम्मीद की किरण जगी। वो बॉटनिस्ट था, तो क्यों ना मार्स की मिट्टी में अपना ग्रीन हाउस बनाया जाए। उसने आलू बो दिए, खाद के लिए क्रू का वेस्ट इस्तेमाल किया और पानी बनाने के लिए पुराने रॉकेट फ्यूल से प्रयोग शुरू किया। पहली बार मशीन चालू की तो आग भड़क उठी, लेकिन मार्क ने हार नहीं मानी। गलतियों को सुधारा और सुरक्षात्मक सूट पहनकर दोबारा कोशिश की, क्योंकि अब उसके लिए यह केवल विज्ञान नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल था। मार्क की मेहनत आखिर रंग लाई। इस बार उसका बनाया हुआ प्रयोग सफल हुआ। पानी की बूंदें उसके हाथों में थीं। अब उसके पास जीने के लिए और अपनी नन्ही सी बगिया के लिए पानी था। दिन गुजरते गए। मार्क रोज अपने वीडियो लॉग्स में सब रिकॉर्ड करता, कभी पौधों को संभालता, कभी बाहर जाकर सोलर पैनल की सफाई करता। दिन 54 पर जब उसने देखा कि उसकी लगाई हुई पौधे सचमुच अंकुरित हो चुके हैं, उसके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। उम्मीद फिर से जाग उठी। धरती पर मीनवाइल मार्स मिशन के डायरेक्टर विंसेंट ने नासा हेड टेडी से कहा, हमें 4 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अभी नया मिशन तैयार करना होगा। टेडी ने इनकार कर दिया, अगर हम अभी मिशन भेजेंगे तो लोगों के सामने मार्क का शव लाना पड़ेगा और दुनिया को यह बुरा लगेगा। लेकिन विंसेंट बोला, हम इसे एक अलग रूप दे सकते हैं, शहीद हुए साथी के लिए मिशन, ताकि उसके परिवार को उसका शरीर मिल सके। इसी बीच टेक्सास स्पेस सेंटर में एक ऑपरेटर को विंसेंट का मैसेज मिला। उसने मार्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स चेक किए और जो देखा वो हैरान रह गई। हैब के आसपास बदलाव हुए थे, मानो कोई अब भी वहां जिंदा हो। तुरंत इमरजेंसी कॉल बुलाई गई। टेडी, विंसेंट और मीडिया डायरेक्टर एनियानू पेनी दौड़कर कंट्रोल रूम पहुंचे। सभी ने सैटेलाइट इमेज खुद देखी।
और यही नतीजा निकला। मार्क अब भी जिंदा है। अब सवाल यह था कि इस सच को दुनिया के सामने कैसे लाया जाए। अगर लोग जान गए कि उन्होंने एक साथी को पीछे छोड़ दिया था तो प्रतिक्रिया बहुत भारी पड़ सकती थी, और अगर क्रू को पता चला तो उन्हें अपनी जिंदगी भर अपराध बोध सताएगा। टेडी ने सोचा, भले ही मार्क अभी जिंदा है, लेकिन वो कितने दिन टिक पाएगा? खाना तो बहुत कम है। विंसेंट को डर था, शायद मार्क यही सोच रहा होगा कि हाँ, हमने उसे छोड़ दिया, उसका मानसिक हालात बिगड़ सकता है। अगले दिन टेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने दुनिया को बताया मार्क जिंदा है, लेकिन सवालों का जवाब देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास भी अभी पूरी जानकारी नहीं थी। मार्क के साथी क्रू को अब तक कुछ नहीं बताया गया था। उधर मार्स पर दिन 70। मार्क समझ गया कि उसे अब लंबे समय की सोचनी होगी। अगला मिशन जो 4 साल बाद आएगा वो 3200 किलोमीटर दूर लैंड करेगा। मतलब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे वहां तक पहुंचना होगा। लेकिन 2 बड़ी मुश्किलें थीं। पहली, उसका रोवर एक बार चार्ज होकर केवल 35 किलोमीटर ही जा सकता था, और दूसरी, यह सफर कम से कम 50 दिन लेगा। मतलब उसे रोवर में ही रहना पड़ेगा, जहां ऑक्सीजन और लाइफ सपोर्ट बेहद सीमित था। फिर भी मार्क ने हार नहीं मानी। उसने तूफान में नष्ट हुए दूसरे रोवर के हिस्से निकाले और अपनी सूझबूझ से बैटरी की क्षमता दोगुनी कर दी। अब उसके पास उम्मीद की नई किरण थी। शायद सफर मुमकिन हो सकता है। मार्क ने अपनी जुगाड़ से बैटरी को बेहतर बनाया और अब असली परीक्षा का समय था। रात के अंधेरे में वह टेस्ट रन पर निकला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे एहसास हुआ कि मार्स की रातें कितनी बेरहम ठंडी होती हैं। हीटर चालू करना जरूरी था, मगर ऐसा करने से बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती। हैब लौटते ही उसने सोचा, अगर मुझे सच में लंबा सफर करना है तो कोई और रास्ता निकालना होगा। यही सोचकर उसने वह खतरनाक काम करने का फैसला किया जिसे करने से हर अंतरिक्ष यात्री डरता है। उसे जमीन के नीचे दफन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर निकालना था, जिसमें घातक प्लूटोनियम था। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी, लेकिन मार्क ने निडर होकर धीरे धीरे उसे बाहर निकाला और आखिरकार बिना किसी हादसे के उसे रोवर से जोड़ दिया। अब उसके पास सफर की ठंड झेलने का उपाय था। धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंसेंट ने समझाया कि मार्क शायद अगले लैंडिंग साइट तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, लेकिन टेडी नाराज हो गया। ये बातें पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए थीं। हमें अभी तक खुद भी यकीन नहीं कि हम उसे बचा पाएंगे। फिर भी नासा ने सप्लाई भेजने का प्लान बनाया। एक साधारण प्रॉब को तैयार करने में 9 महीने लगते, लेकिन टेडी ने आदेश दिया, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, सब लोग ओवर टाइम करो, ये काम 3 महीने में पूरा होना चाहिए। उधर दिन 69 पर मार्क की मेहनत रंग लाई। उसके आलू अब बड़े होकर खाने लायक हो चुके थे। छोटे आलू फिर से बो दिए और बड़े वाले उसने खाने के लिए बचा लिए। उम्मीद की एक और किरण उसके हाथों में थी, लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। NASA से संवाद कैसे किया जाए, क्योंकि टूटी एंटेना की वजह से सीधा संपर्क असंभव था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो रोवर लेकर बाहर निकला और खुदाई शुरू कर दी। धरती से देखने पर विंसेंट को यह समझ नहीं आया कि वह कहां जा रहा है, लेकिन जल्द ही रहस्य खुला। मार्क ने 1997 में खामोश हो चुके पाथफाइंडर प्रोब को खोद निकाला। वो उसे हैब तक ले आया और मरम्मत शुरू कर दी। उधर धरती पर इंजीनियरों ने पाथफाइंडर की रेप्लिका मशीन तैयार कर दी ताकि कनेक्शन बहाल किया जा सके। काफी मेहनत के बाद दोनों पाथफाइंडर जुड़ गए। नासा ने पहली बार फिर से मंगल से तस्वीरें देखी। मार्क ने कैमरे के सामने बड़े बड़े साइन लगाकर लिखा, क्या आप मुझे देख सकते हैं? नासा टीम ने कैमरे को घुमाकर यस की तरफ मोड़ा। मार्क खुशी से झूम उठा। उसने फिर से संवाद का एक नया तरीका इजाद कर लिया। जल्द ही नासा और मार्क के बीच छोटे छोटे संदेश आने जाने लगे। मार्क ने उन्हें सब बताया कि वो कैसे जिंदा बचा, और सबसे जरूरी, उसने साफ कहा कि ये उसके क्रू की गलती नहीं थी। धीरे धीरे नासा ने उसे टेक्निकल इंस्ट्रक्शन भेजना शुरू किया कि कैसे रोवर की फ्रीक्वेंसी बदलकर पाथफाइंडर से सीधा संपर्क बनाया जाए। मार्क ने सब बारीकी से फॉलो किया और आखिरकार पहली बार उसे विंसेंट का मैसेज मिला, हम तुम्हें देख रहे हैं, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें घर लाने की तैयारी कर रहे हैं। मार्क ने जब अपने क्रू के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उन्हें अब तक ये खबर नहीं दी गई है। यह सुनकर वह गुस्से में भर गया। उसने नासा को मजाक उड़ाने वाले और गाली गलौज भरे मैसेज भेज दिए, जिससे लाइव ब्रॉडकास्ट बिगड़ गया। धरती पर टेडी को समझाना पड़ा कि यह सब स्ट्रेस की वजह से है। आखिरकार मिशन डायरेक्टर मिच ने नियम तोड़ते हुए क्रू को मैसेज भेज दिया। 4 महीने बाद जब उनके पास यह खबर पहुंची तो हर कोई अपराध बोध में डूब गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपने दोस्त को कैसे पीछे छोड़ दिया। दिन 128। मार्क लॉग में लिखता है कि नासा अब उसकी हर छोटी चीज पर नजर रखता है, यहां तक कि वे उसकी खेती के तरीके भी सुधारना चाहते हैं। मजाक में वह कहता है, मैंने मंगल ग्रह पर फसल उगा ली है, इसका मतलब
मैंने आधिकारिक रूप से मार्स को कॉलोनाइज कर दिया है। इसी बीच NASA ने उससे एक तस्वीर लेने को कहा ताकि मीडिया में रिलीज की जा सके। मार्क ने मजाकिया अंदाज में पूछ दिया, जिससे मीडिया डायरेक्टर एनी गुस्सा हो गई, लेकिन टेडी ने हंसकर कहा, पोस्ट कर दो, और साथ में यह घोषणा भी कर दी कि 9 महीने में सप्लाई भेजी जाएगी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, मंगल ने फिर से अपनी बेरहमियत दिखाई। एक रात जब मार्क बाहर से हैब में लौटा तो अचानक प्रेशर की गड़बड़ी से दीवार में छेद हो गया। एक धमाका हुआ और एयरलॉक उखड़कर दूर लुढ़क गया। मार्क जैसे तैसे बच गया, लेकिन उसके सूट में दरार पड़ चुकी थी। ऑक्सीजन रिस रही थी। मरने और जीने के बीच कुछ ही सेकंड थे। फौरन उसने अपने पास मौजूद टेप से सूट को पैबंद लगाया और आखिरी समय पर अपनी जान बचा ली। मार्क किसी तरह हैब तक लौटा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। वो छोटा सा गार्डन जिसमें उसकी सारी उम्मीदें थीं, अब राख हो चुका था और रात बिताने के लिए रोवर में चला गया। वहां बैठकर उसने जोर जोर से चिल्लाकर अपना गुस्सा और दर्द निकाला। फिर भारी दिल से धरती पर संदेश भेजा। नासा में जब खबर पहुंची तो सब सन्न रह गए। विंसेंट ने बाकी टीम को बताया, मार्क के पास अब मुश्किल से 200 दिन का खाना बचा है। यह सुनते ही टेडी ने आदेश दिया, सप्लाई प्रॉप को और तेजी से तैयार करो, समय बर्बाद करने का अब कोई मौका नहीं है। नासा ने मार्क का मनोबल बनाए रखने के लिए उसकी सिग्नल लाइन हर्मीस से जोड़ दी ताकि वह अपने साथियों को भी मैसेज भेज सके। काफी समय बाद जब मार्क ने क्रू से संपर्क किया तो उसके चेहरे पर फिर से थोड़ी सी मुस्कान लौटी। अगले दिन उसने अपना जला हुआ गार्डन साफ किया और धमाके से बने छेद को सील किया। रात को आलू गिनकर उसने उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। खाने को अब बहुत सख्ती से बचाना था, लेकिन तभी बाहर एक और तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा की आवाज उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। उसका तनाव और बढ़ गया। धरती पर मीनवाइल नासा के एस्ट्रोडायनामिसिस्ट रिच एक सहकर्मी से प्रॉप के ट्रैवल टाइम पर चर्चा कर रहे थे। वो मजाक में बोले, पृथ्वी और मंगल का पोजीशन तो इस वक्त बहुत खराब है। लेकिन उसी मजाक से उनके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। इधर टेडी लगातार टीम पर दबाव डाल रहा था, हर प्रोटोकॉल से वो हिस्से हटाओ जो समय जाया कर रहे हैं, हमें डेडलाइन तोड़नी ही होगी। मार्स पर दिन 154। मार्क अब अपने खाने को बिल्कुल कम कर चुका था। उसने दवाइयों को भी भोजन में मिलाना शुरू कर दिया ताकि वह भूख को थोड़ा और दबा सके। 4 हफ्तों की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार नासा का सप्लाई प्रॉप तैयार हो गया और फिर वो पल आया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। हर इंजीनियर, हर वैज्ञानिक, हर आम इंसान की निगाहें आसमान पर थीं। काउंटडाउन शुरू हुआ और सप्लाई प्रॉब लॉन्च कर दिया गया। शुरुआत में सबको लगा कि प्रॉब लॉन्च सही दिशा में जा रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अचानक एक बड़ी गड़बड़ी हुई। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया और देखते ही देखते प्रॉब धमाके से उड़ गया। नासा का पूरा माहौल भारी हो गया। विंसेंट के लिए सबसे मुश्किल काम था मार्क को सच्चाई बताना। जब उसने अपडेट मांगा, दिन 186, मार्क ने मेलिसा को एक भावुक मैसेज भेजा, जब तुम धरती पर लौटो तो मेरे माता पिता से मिलना, उन्हें बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये भी बताना कि मैं अपनी जान देकर भी कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझसे बड़ा है और इस बात पर मुझे गर्व है। धरती पर चीन की स्पेस एजेंसी नासा की नाकामी देख रही थी। टेडी ने इंटरव्यू में कबूल किया कि लॉन्च जल्दीबाजी और इंस्पेक्शन की कमी की वजह से फेल हुआ। चीन के पास एक एडवांस बूस्टर था जो नासा को मदद कर सकता था, लेकिन वो हमेशा सीक्रेट रखा गया था। आखिरकार चीन ने गोपनीयता के वादे पर नासा को मदद का हाथ बढ़ाया। इधर रिच ने अपने कैलकुलेशन पूरे किए और तुरंत विंसेंट से मिलने उड़कर पहुंचा। उसने एक नया प्लान सामने रखा। स्टेपलर और डेस्क पर रखी चीजों का इस्तेमाल करके उसने सबको समझाया, हम प्रॉप को सीधे मंगल पर भेजने के बजाय चीनी बूस्टर से हर्मिस को इंटरसेप्ट करा सकते हैं। क्रू सप्लाई उठाकर पृथ्वी के चारों ओर स्लिंगशॉट करेंगे और फिर तेजी से वापस मंगल पहुंचकर मार्क को बचा लेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कीमत थी। क्रू को अपने मिशन में 500 दिन और जोड़ने पड़ते। टेडी ने तुरंत मना कर दिया। उसका डर था अगर पूरा क्रू गया तो हम सब कुछ खो देंगे। लेकिन हर्मिस पर बेथ ने चुपके से ये प्लान डिकोड कर लिया। क्रू ने मीटिंग की। मेलिसा ने सबको साफ कहा, अगर हमने ये किया तो ये बगावत होगी, हमें कोर्ट मार्शल किया जाएगा, हम अपने परिवारों से 1 साल और दूर रहेंगे, और अगर स्लिंगशॉट जरा भी गलत हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन बिना झिझके सबने एक सुर में कहा, हम ये करेंगे। नासा में अचानक नोटिस किया गया
कि हर्मीस अपनी दिशा बदल चुका है। टेडी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और दुनिया को नया प्लान बताया। उसे शक था कि मेश का हाथ इसमें है, इसलिए उसने उसे साफ चेतावनी दी, मिशन खत्म होते ही तुम्हें इस्तीफा देना होगा। उधर दिन 219, मार्क ने रोवर को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लंबी यात्रा पर जाना था, क्रेटर तक, जहां एमएवी तैयार खड़ा था। NASA अपने लैब में टेस्ट कर रहा था और उसे लगातार अपडेट भेज रहा था। चीनी वैज्ञानिक भी NASA ऑफिस पहुंचे। भले ही भाषा और संस्कृति की वजह से मुश्किलें थीं, लेकिन सब एकजुट होकर काम कर रहे थे। दूसरी तरफ हर्मिस का क्रू अपने परिवारों को कॉल करके बता रहा था, हमें तुमसे मिलने के लिए 500 दिन और इंतजार करना होगा। आखिरकार मार्क ने रोवर तैयार कर लिया। उसने टेस्ट राइड ली और राहत की सांस ली। सब कुछ सही काम कर रहा था। नया चीनी बूस्टर सफलतापूर्वक टेस्ट हो गया। प्रॉप बिना किसी दिक्कत के लॉन्च हुआ और हर्मिस ने उसे धरती के पास पकड़ लिया। क्रू ने तुरंत उसे शिप से जोड़ दिया। 7 महीने बाद मार्क ने आखिरकार तैयारियां पूरी कर ली। उसने अपना आखिरी लॉग रिकॉर्ड किया, हैब की सारी मशीनें बंद कर दी और दीवार पर दिन 461 लिखकर उस पर अपना साइन कर दिया। फिर वो रोवर में बैठ गया। लंबी यात्रा उसका इंतजार कर रही थी। हर कुछ दूरी पर उसे रुककर रोवर को चार्ज करना पड़ता। इसके लिए वो हैब से लाए हुए सोलर पैनल्स लगाता। इन्हीं पलों में वो मंगल के वीराने नजारों को निहारता और सोचता, मैं इन जगहों पर कदम रखने वाला पहला इंसान हूँ। चार्जिंग के वक्त वो झपकी भी ले लेता। दिन 517 पर धरती पर मिश और इंजीनियर्स को एक नई दिक्कत नजर आई। हर्मिस मंगल की कक्षा में नहीं जा सकता था, वरना उसके पास घर लौटने के लिए ईंधन ही नहीं बचता। दूसरी तरफ MAV सिर्फ लो ऑर्बिट तक जा सकता था। इसका मतलब था मार्क को बहुत तेजी से उड़ान भरनी होगी ताकि मंगल की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। समाधान खतरनाक था। MAV का वजन 5000 किलो तक हल्का करना पड़ेगा। सीटें, कंट्रोल पैनल, यहाँ तक कि कुछ सर्वाइवल सिस्टम भी निकालने होंगे। मार्क को अपने सूट पर ही ऑक्सीजन के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। क्रू MAV को दूर से कंट्रोल करेगा, बिना बैकअप कम्युनिकेशन के। सबसे बड़ा झटका यह था, MAV का ऊपर का हिस्सा काटकर उस पर सिर्फ कैनवास चढ़ाना होगा। यह प्लान सुनकर मार्क ने गुस्से में गाली दी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। दिन 538, मार्क क्रेटर पहुंच गया। उसने लॉग रिकॉर्ड किया। यह प्लान पागलपन है, लेकिन इतिहास में अब तक का सबसे तेज इंसान कहलाना बुरा भी नहीं है। और फिर उसने MAV से एक एक चीज निकालना शुरू कर दिया। आखिरकार सिर्फ जरूरी पार्ट्स बचे। ऊपर कैनवास लगाया गया। दिन 560, मेलिसा ने पूरे क्रू को आखिरी बार मिशन प्लान समझाया। हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई और सबने साफ कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम हर्मिस से कूदकर भी अपने दोस्त को बचाएंगे। अगले दिन मार्क ने अपने पास बचा हुआ आखिरी खाना खा लिया। उसने रोवर में एक नोट छोड़ा, जो भी इसे पाए इसका ख्याल रखना, इसने मेरी जान बचाई थी। धरती पर NASA के बाहर और दुनिया के बड़े शहरों की सड़कों पर लाखों लोग स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। हर कोई उस पल का गवाह बनना चाहता था। मार्क ने अपनी दाढ़ी मूछें काटी, बाल छोटे किए, स्पेस सूट पहना और MAV में बैठ गया। अब हर्मिस इतना पास था कि टेक्स्ट की जगह सीधी बात हो सकती थी। मार्क ने भर्राई आवाज में कहा, तुम लोग मेरे लिए लौटे, धन्यवाद दोस्तों। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेलिसा ने काउंटडाउन शुरू किया। MAV ने उड़ान भरी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में कैनवास उड़ गया और प्रेशर बदल गया। मार्क का सिर चकराया और वो बेहोश हो गया। हर्मिस ने तुरंत बूस्टर बंद किया, लेकिन तब तक MAV का ईंधन खत्म हो चुका था। अब वो शिप से बहुत दूर रह गया था। क्रू के पास एक ही रास्ता था, अपने बैकअप ईंधन का इस्तेमाल करना। लेकिन ऐसा करने से जहाज की स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि इंटरसेप्शन और भी मुश्किल हो जाएगा। उस पल मार्क होश में आया। कमजोर आवाज में बोला, मैं ठीक हूं, बस कुछ पसलियां टूट गई हैं। जब उसे समस्या बताई गई तो उसने एक पागलपन भरा प्लान सुझाया। अगर मैं अपने सूट में छेद कर दूं तो हवा के दबाव से मैं खुद को हर्मीस की तरफ धकेल सकता हूं। यह खतरनाक था, लेकिन उसी ने मेलिसा को एक और आइडिया दिया। वो बोली, हम एयरलॉक को ही उड़ाएंगे, उससे निकलती हवा हमें सही धक्का देगी। अब विकल्प कोई नहीं बचा था। मेलिसा ने एलेक्स को कहा, एक बम बनाओ शिप की चीजों से, यहां तक कि साधारण चीनी से। एलेक्स ने ऐसा धमाका तैयार किया जो डायनामाइट से भी ज्यादा ताकतवर था। क्रिस ने उसे एयरलॉक पर सेट किया और खुद दूर तैर गया। कुछ ही देर बाद धमाका हुआ और एयरलॉक उड़ गया।
हेरमेस सही दिशा में धकेला गया। अब वक्त था मार्क को घर लाने का। क्रिस ने मेलिसा को रस्सी से बांधा। वो स्पेस वॉक के लिए बाहर निकली, लेकिन रस्सी छोटी थी, मार्क तक पहुंचने के लिए काफी नहीं। यही वक्त था मार्क को अपना पागलपन वाला प्लान आजमाने का। उसने सूट में छेद किया। तेज हवा निकलते ही उसका शरीर एमएवी से बाहर धकेल दिया गया। वो लड़खड़ाया, घूमता रहा, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल पा लिया। उधर मेलिसा पूरी जान लगाकर अपनी दिशा एडजस्ट कर रही थी। दोनों करीब आए, उन्होंने हाथ बढ़ाए, लेकिन बस छूकर निकल गए। तभी मार्क का हाथ रस्सी पर जा टकराया। उसने मजबूती से पकड़ लिया। मेलिसा ने पूरी ताकत से उसे खींचा और आखिरकार दोनों गले मिले। हेरमेस की टीम ने उन्हें अंदर खींच लिया। धरती पर खबर पहुंची, मिशन सफल रहा। नासा के बाहर, शहरों की सड़कों पर और पूरी दुनिया में जश्न फूट पड़ा। कुछ समय बाद जब मार्क पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने नया काम संभाला। अब वो नए एस्ट्रोनॉट्स को सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर्स के तौर पर सिखाता था कि कैसे उम्मीद और हिम्मत से इंसान किसी भी हालात से निकल सकता है। 3 साल बाद मंगल के लिए एक नई उड़ान भरी गई और इस बार पूरी दुनिया के दिलों में सिर्फ एक ही दुआ थी, किसी को पीछे मत छोड़ना। अकेला, भूखा और बिना उम्मीद के मार्क ने हार नहीं मानी। अंत में अपने दोस्तों के हाथों में सुरक्षित पहुंचकर उसने दिखा दिया, हिम्मत और उम्मीद हर मुश्किल को पार कर सकती है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर सब्सक्राइबर हमारे लिए एक नई उम्मीद की तरह है। देखने के लिए धन्यवाद।